हाय एवरीवन, वेलकम टू केमटेकी। और हम कर रहे हैं पीजीटी केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस और उसी में आज करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के लास्ट क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स किस शेप के होते हैं, नोड्स क्या होती हैं, कितनी होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं ऑफ बाउ, पॉली एक्सक्लूशन, हंट्स रूल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। और इससे पहले बोर्ड पे करवाने से पहले एक छोटी सी वीडियो दिखा रही हूँ 5 मिनट की। उसमें पूरा 3D इमेजिनेशन आपको हो जाए, इसलिए मैं शो कर रही हूँ। बाकी बोर्ड पे तो शुरू कर दें। एक ये जो वीडियो दिख रही होगी इसको ध्यान से देखते रहना और मैं एक्सप्लेन करूँगी साथ के साथ। तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में अभी तक जो इमेज बनी हुई है एटम की, वो क्या है कि बीच में न्यूक्लियस होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा ऐसे। ये ग्रीन वाला इलेक्ट्रॉन है और ये ग्रे कलर का है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो यही है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे-ऐसे घूम रहा होगा। लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या बोला था कि हम प्रिसाइज़ली नहीं बता सकते कि एटम यहीं पे, इलेक्ट्रॉन यहीं पे है। उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं बता सकते। प्लस जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल भी। तो इससे क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स शुरू हुआ था, जो पूरा हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन की हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं कि हाँ, इस एरिया में इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। प्रॉपर नहीं बता सकते यहीं पे मिलेगा। तो अब जो ये डायग्राम है, इसमें जो ये डॉट्स दिख रहे हैं ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक डॉट एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं। मतलब जहाँ पे ये डॉट्स ज़्यादा दिख रहे हैं तुम्हें, डेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है, ना कि जहाँ पे कम डॉट्स दिख रहे होंगे। बाहर की साइड जो सराउंडिंग है वहाँ पे कम डॉट्स हैं, मतलब वहाँ पे बहुत कम बार इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी होगी। समझ गए? मतलब अगर 100 बार आपने चेक किया है तो 90 टाइम्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस एरिया में होगा जो हाईली डेंस आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो बाउंड्री क्या डिनोट करते हैं हम, जो शेप्स बनाते हैं उनमें क्या करते हैं कि जो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे होगी उसकी एक बाउंड्री बना देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, शेप ऑफ ऑर्बिटल, उसी को शेप से डिनोट कर देंगे। तो 1s ऑर्बिटल कैसा होगा, ये देखो, ये 3 एक्सिस होती है अपनी, एक्स वाई जेड, कोई भी एक्स कोई भी वाई कोई भी जेड मान सकते हो आप। इसमें क्या है, ये डेंसिटी देखो, ठीक है। एक गोला, ये जो सर्कल बना देते हैं ना, वो ऑर्बिटल नहीं है, ऐसे दिखाते सर्कल में, क्योंकि पेपर पे क्या बनाएंगे, सर्कल ही बना सकते हैं स्फेयर को। तो ये क्या है, स्फेरिकल है। और न्यूक्लियस जो बीच में है, एक्सिस जहाँ पे मिल रही है तीनों के तीनों, वो उसको बोलेंगे ओरिजिन। और ओरिजिन पे हमने न्यूक्लियस को माना है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास में क्या है, आसपास में, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ना कि दूर। जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं डॉट्स हल्के होते जा रहे हैं, मतलब वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम है। इसलिए एस ऑर्बिटल को क्या, सर्कल से डिनोट कर देते हैं, यानी कि स्फीयर से। तो इसमें एक चीज़ और देखो कि किसी भी साइड जाओगे तुम, ओरिजिन से किसी भी साइड जाओगे तो सेम लेंथ तक आपको सेम प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर जा रहे हो तो ज़्यादा डॉट्स हैं, नीचे जा रहे हो तो कम प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं n इज़ इक्वल टू 2 की। तो इसमें पढ़ेंगे हम 2s और 2p की जो शेप होगी वो कैसे होगी। अब यहाँ पे 2s को ध्यान से देखना, ये जो शेप है यहाँ पे ग्रीन वाला है अपना 1s, और बाहर जो है वो 2s दिखा रखा है पूरा, जो दिखेगा हमें। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, अगर मैं 1s को गायब कर दूँ यहाँ से, 1s को गायब करते ही तुम्हें ये दिख रहा होगा, बीच में स्फीयर है और बीच में एक ये पाथ सा पूरा खाली दिख रहा है। जो ये खाली दिख रहा है इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी 0 है। और उसके बाद में फिर से शुरू हो गया इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो ये बीच में डॉट्स दिख रहे हैं, फिर खाली जगह दिखी है तुम्हें काफ़ी, उसके बाद फिर से डॉट्स दिखने शुरू हुए। तो ये क्या है कि जो खाली जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको कभी नहीं मिलेगा, और उसको क्या बोलते हैं, नोड बोलेंगे उसको। ठीक है। और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कितनी होगी, ये सब बाद में पढ़ेंगे। और अब एक बात सोचो, नोड का ही बता देती हूँ यहीं पे, कि ये स्फेरिकल चल रहा है सब कुछ, तो ये नोड भी स्फीयर की फॉर्म में होगी। चारों तरफ ही एक स्फीयर ऐसा बनेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो इसको क्या बोल देंगे, स्फेरिकल नोड, मतलब ये स्फीयर की फॉर्म में स्फेरिकल नोड। ठीक है। तो ये टर्म बाद में यूज़ होगी, समझ जाना। इसको क्या बोल देंगे, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, एक ही बात है, रेडियल भी बोल सकते हैं इसको। तो 2s समझ आ गया, मतलब इसमें क्या है, बीच में एक नोड आ गई है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है। इसके बाद करते हैं पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की शेप देखो, वही 3 एक्सिस लिए हमने, और उसमें क्या होता है, और पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। एम एल की वैल्यू जब निकालेंगे तो -1 से +1 तक जाते हैं, बीच में 0 आता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है। किसी भी एक्सिस पे पी एक्स ले सकते हैं, मतलब जो एक्स एक्सिस है उसको कोई भी एक्सिस मान सकते हैं, उसको पी एक्स बोलेंगे। जो वाई एक्सिस पे होगी उसको पी वाई। और इसकी शेप क्या होगी, देखो ये 2 लोब्स सी अलग सी दिख रही होंगी तुम्हें, एक ही एक्सिस पे तुम्हें 2 लोब्स दिख रही होंगी।
इनको क्या बोलते हैं, डम्बल शेप या लोब्स बोल देंगे इनको, सिंपल 2 लोब हैं। तो ये होता है पी ऑर्बिटल। एक एक्स ऑर्बिटल है, पी एक्स है, और एक पी वाई है, और एक ये पी जेड, ग्रीन वाला जो अभी शो किया है ये जेड एक्सिस पे है, तो इसको पी जेड बोल देंगे। क्लियरली समझ आ रहा है ना, 2 लोब्स ऊपर नीचे कैसे हम बना देते हैं, वो ये है। इसके बाद अगर मैं मिक्स करके बताती हूँ, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है कि एस और पी सब एक साथ दिखाया है इसमें, उसको करने की ज़रूरत है नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ n = 3 की, इसमें भी s होगा, p होगा और फिर d भी होगा। तो इसमें 3s जब आएगा तो इसमें 2 नोड्स दिख रहे होंगे। इस फेयर को ध्यान से देखो, एक बार वीडियो को पॉज कर लो चाहे तो। बीच में बहुत ही हाई डेंसिटी दिख रही होगी, फिर हल्की दिखी है, फिर हाई हुई है, फिर हल्की डेंसिटी हुई है। तो ये क्या हो गई, 2 नोड्स हो गई हैं 3s में 2 नोड्स हो गई हैं। और बस यही है कि नोड्स वहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 है, और 2s में 1 थी, 3s में 2 हो गई हैं। इसी तरह से जब आगे करेंगे 4s में 3 मिलेंगे, मतलब n-1 के बराबर होती है। ये फॉर्मूला मैं बताऊंगी। इसी तरह से p में भी नोड्स होंगी, जैसे 3p पे जाओगे तब नोड्स तुम्हें दिखाई दिए, 2p में नहीं थी, ठीक है। ये देखो, ये दिख रही है नोड्स, बीच में खाली जगह है, 2-2 डंबल दोनों साइड दिख रहे हैं, लेकिन बीच में खाली जगह है, वो क्या है, नोड्स। अब देखो d ऑर्बिटल, ये जो 4 लोब वाला है ऐसे घुमा के दिख रहा है, ये क्या है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल में क्या होगी, 4 लोब्स हो गई और एक ही प्लेन में दिख रही होंगी तुम्हें, ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड या डी जेड एक्स, ऐसे घुमा सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, 4 लोब्स वाला क्या हो गया, डी ऑर्बिटल, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा, इसको फिर से देख लो थोड़ा सा। एफ ऑर्बिटल अगर देखना चाहो तो ये एफ होता है, जो कि जिसमें 8 लोब्स होते हैं। बहुत कंफ्यूजिंग सा होगा, तो डी तक ही अच्छे से कर लो, ठीक है। ये है एफ ऑर्बिटल्स के। तो अब हम करते हैं थोड़े फॉर्मूले वगैरह जो हमारी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, नोट्स कितनी होंगी और ये सब। तो अब बोर्ड पे देखो, ऑर्बिटल्स शुरू करने से पहले ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं लास्ट क्लास में बताना भूल गई थी, ठीक है। एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके कभी कभी पूछ लेते हैं कहाँ से ओरिजिनेट हुए, किसका पहला नाम है ये, या फिर क्या डिनोट करता है एस। तो एस होता है शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूजन, एफ फंडामेंटल। बस ये याद कर लेना है, एस शार्प, पी प्रिंसिपल, डी डिफ्यूजन, फंडामेंटल, ठीक है। एक मार्क में स्टेटमेंट में कहीं पे दे सकता है कि प्रिंसिपल से होता है या फिर किससे होता है, पूछ सकता है, याद करने में क्या जाए। फिर है कि एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, उसका कंसेप्ट दिया था बोर ने, और एल का दिया था सोमरफील्ड, एम एल का दिया था लैंड ने, और एस का दिया था उलेनबेक एंड गोल्डस्मिथ, जो भी है इनको याद कर लेना, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें याद कर लेना इनको ध्यान से। अब बात करते हैं एस ऑर्बिटल का। देख लिया, समझ आ गया होगा वीडियो देखते ही कि स्फेरिकल होता है और कैसे होता है। तो अभी हम डिनोट कर रहे हैं इसको, बोर्ड पे कैसे या पेपर पे कैसे डिनोट करेंगे। तो ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं ये क्या है, न्यूक्लियस डिनोट करता है, ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे, कितनी बार वो, या फिर कितने चांसेस हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये है 1s। 1s में स्फेरिकल चीज़ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या देखा था, बीच में एक एरिया खाली था, जो जिसको क्या बोला था हमने, ये वाला एरिया देखो, इसको क्या बोल देते हैं, नोड, ठीक है, नोड बोल देते हैं। नोड पे क्या होगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी हमेशा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाउंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। इस पोजीशन पे ध्यान रख लेना अच्छे से, नोड्स जहाँ पे भी होगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलेगा आपको। इसी तरह से ये 1s का डिनोट किया हमने, ये 2s है। 3s को जब बनाया तो उसमें कितनी नोड्स दिख रही हैं तुम्हें यहाँ पे, ऐसी स्फीयरिकल एक, और फिर ये दूसरी वाली, ठीक है, ये दूसरी वाली। तो इसमें क्या होगी, 2 नोड्स हो गई, इसमें 1 नोड है, और 1s में कोई नोड नहीं है। ध्यान रख लोगे, ये स्फेरिकल ही होंगी नोड्स भी जब स्फेरिकल होगी तो उनको रेडियल नोड्स बोल देते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, स्फेरिकल, क्या बोल देंगे, रेडियल या फिर स्फेरिकल नोड्स, ठीक है। तो ये वाली स्फेरिकल नोड्स हो गई। अब क्या है, इतना तो समझ आ गया होगा, एस ऑर्बिटल है, नॉन डायरेक्शनल है, कोई पोलराइजेशन नहीं, मतलब एक ओरिजिन से किधर भी चलोगे सेम डायरेक्शन में सब कुछ सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। और इसको नॉट पोलराइज्ड भी बोलेंगे, पोलराइज्ड नहीं है, ओके। अब बात करते हैं साई, ये जो लिखा है, अब बात करते हैं ये जो मैंने लिखी है इक्वेशन, साई XYZ इज इक्वल टू साई रेडियल इंटू साई एंगुलर, ठीक है। इतना ध्यान रखना, रेडियल और एंगुलर का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसको
वेव फंक्शन बोलेंगे। ये क्या है? वेव फंक्शन। अगर ये समझ ना भी आए तो कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है, बट फिर भी देख लो एक बार। ये वेव फंक्शन, ये रेडियल और एंगुलर का मल्टीप्लिकेशन होगा। रेडियल क्या है? कितने रेडियस के अकॉर्डिंग वो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या बताएगा आपको? साइज बताएगा। और एंगुलर होगा वो आपको शेप बताएगा। तो ऑर्बिटल की साइज और शेप कौन डिटरमाइन करेगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। और ये रेडियल वाला है, ऑब्वियसली साइज बता रहा है, तो ये किसका? आर का फंक्शन है। और ये एंगल्स बता रहा है कि शेप में कितना एंगल तक कहाँ पे कौन सा ऑर्बिटल है, तो वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा और फाई, ये दोनों एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो ये आर का फंक्शन है, ये थीटा और फाई एंगल्स का फंक्शन है, ये डिस्टेंस का है। अब इसका अगर मैंने ये इक्वेशन सोल्व कर ली है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस है नहीं एज सच। मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन बस जो इन्फॉर्मेशन देगा हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में वो देगा साई स्क्वायर। इसका जब स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये वाली होगी, इसका स्क्वायर करके जब इसको पूरा सोल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी उससे हमें क्या पता चलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे। और यही तो हमारे काम का होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम हमेशा साई स्क्वायर को देखते हैं ज़्यादातर। ठीक है, साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है और यही सिग्निफिकेंट है। इसका एज सच कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट फिर भी जो प्लॉट्स वगैरह हैं वो एक बार देख लेते हैं पूरा। तो ये करने से पहले ये समझो कि नंबर ऑफ़ नोड्स कैसे निकालते हैं, कितनी होगी। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 3 है। अगर तुम्हें निकालने सिर्फ रेडियल या स्फेरिकल नोड्स तो वो होंगे n-l-1। ठीक है, किसी भी ऑर्बिटल में अगर तुम्हें बोला गया रेडियल स्फेरिकल नोड्स निकालो तो वो क्या हो जाएगा? उनका फॉर्मूला होगा n-l-1। ठीक है, अगर बोला प्लेनर नोड्स, मतलब एक प्लेन के अंदर इतना प्लेन अगर मैंने लगा दिया तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? प्लेनर नोड्स बोलते हैं। पी ऑर्बिटल में इसको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, स्फेरिकल तो समझ आ गया होगा ना, एस में होता है। प्लेनर नोड्स में क्या होगा? एल के बराबर होंगे, एल के बराबर प्लेनर नोड्स होंगे। टोटल नोड्स अगर मेरे को निकालनी है तो वो n-1 के बराबर होंगे। आ गया। रेडियल नोड्स n-l-1, प्लेनर नोड्स l के बराबर होंगे, टोटल नोड्स n-1 के बराबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये प्लॉट जो ड्रॉ किया है वो है साई वर्सेस आर। साई क्या है? जो XYZ एंगुलर इंटू रेडियल मल्टीप्लिकेशन किया था वो फंक्शन है। ठीक है, ये दो टाइप के ग्राफ दिख रहे होंगे, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसका है। ये हमेशा साई स्क्वायर के बारे में लिखी है मैंने, साई स्क्वायर और आर इधर इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे साई का स्क्वायर लिया मैंने, मतलब स्क्वायर किया है, और यहाँ पे सिर्फ साई लिया है। इतने से ही पूरा ग्राफ में डिफरेंस आ गया। कैसे आ गया वो देखना है। साई में क्या होगा? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है फाइंड आउट करने की टेंडेंसी ऐसे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है 1s के लिए। ठीक है, जो है न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाती जा रही हूँ तो कम होते जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह जब यहाँ पे आऊँगी तो ये है 2s के लिए। अब मुझे ये बताओ 2s में कितनी नोड्स होंगी? तो n-1 लिख दूँ मैं इसको, तो 2-1 कितना हो गया? 1। मतलब एक नोड इसके अंदर होगी। ध्यान से समझ लो इसको। 2s है तो n-1 नोड्स होंगी, तो इसमें सिर्फ एक नोड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे जैसे जैसे दूर जा रही हूँ कम होते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? इस वाले पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0 हो गए। इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, यहाँ पे 0 है। तो ये क्या हो गई है? नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट है ये नोड है, नोड। फिर क्या हो गया? और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ख़त्म हो गए, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे। इस वाली पोजीशन जो ये वाली रेडियस होगी, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए नोड बोलेंगे इसको। फिर से इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें मिलने शुरू हो जाएंगे आगे, जब उस रेडियस से आगे जा रहे हो तो फिर से मिलने शुरू हो गए। तो यही तो था ना 2s में, ये न्यूक्लियस था, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे थे। फिर एक रेडियस ऐसी आई, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन्स मिलने बंद हो गए तुम्हें, और उसके बाद फिर से आगे बढ़े तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो गए थे मिलने। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉ कर रही हूँ 3s का, तो 3s में कितने नोड्स मिलेंगे तुम्हें? 3-1, यानी कि 2 नोड्स। तो वही तो ग्राफ है ना, ये मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे आके नहीं मिल रहा, ख़त्म। तो पहली नोड ये होगी, फिर यहाँ पे आके दोबारा क्या हुआ है? ग्राफ ने यहाँ पे कट किया है, तो दूसरी नोड ये होगी। तो मतलब 2 नोड्स ये शो कर रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं साई स्क्वायर का जो ग्राफ बनाया हमने। अब ये वाला ग्राफ जो है यहाँ पे ये नेगेटिव में भी जा रहा है। ये एक्सिस मान लो ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाली नेगेटिव है, तो ये ऐसे शो कर रहा है नेगेटिव में। लेकिन साई स्क्वायर जब तुम नेगेटिव को कभी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। और पॉजिटिव वाला तो रहना ही पॉजिटिव है। बस अभी मैं थोड़ा ऊपर से बता रही हूँ, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स है। MSc में पढ़ा होगा काफ़ी अच्छे से, बट यहाँ पे रिवीजन के लिए बोल रही हूँ मैं।
तो साई स्क्वायर जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। दिख रहा है कहीं पे भी ग्राफ इस वाली एक्सिस से नीचे गया हो, ये वाली एक्सिस नीचे की तरफ नेगेटिव है ना, तो कहीं पे भी तुम्हें नेगेटिव नहीं दिखेगा। तो साई स्क्वायर का ग्राफ जहाँ पे भी दिखे और तुम्हें नेगेटिव में कुछ दिख जाए तो उस ऑप्शन को वहीं कट कर देना, वो नहीं होगा। और ये समझ आ गया। इसके कोरस्पॉन्डिंग अब ग्राफ बनाते, तो ये साई का था, तो साई स्क्वायर में क्या होगा, ऐसे डिनोट करेंगे। ये है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की, मतलब ये यहाँ पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की इस रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, इस रेडियस पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ऐसे ऐसे प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और फिर कम हो जाएगा ऐसे जैसे जैसे डिस्टेंस को इंक्रीज़ करोगे। अब बात करते हैं 2s का। ये 1s का ही था, ये 2s है। इसमें क्या हुआ, बढ़ेगी, लेकिन बीच में फिर से क्या आ गया, नोड, फिर से प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी और फिर ये ऐसे चला जाएगा। समझ आ रहा है, ये फिर से नोड दिखा रहा है, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी जीरो, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, साई स्क्वायर जीरो हो गया, तो प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जीरो हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन है नहीं, वही सेम बात है, नोड है। और इसमें सिर्फ एक बार ये टच करेगा यहाँ पे, ये मत सोचना नहीं यहाँ पे भी टच करेगा, ये तो न्यूक्लियस है ही, न्यूक्लियस के अंदर तो जीरो होगी प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये वाली नोड नहीं है, यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इसी तरह से अब ये 3s के लिए है। 3s में क्या है, दो नोड्स होंगी, पहली ये और दूसरी ये। अब मैं 4s का बोल दूँ तो एक और नोड बना देना, 5s का बोल दूँ तो एक और इंक्रीज़ कर देना, तो इसमें होगी ये वाली नोड पहली, दूसरी, और ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है। आगे समझ, ये वाली नोड नहीं है, ध्यान रख लेना, बार बार बोल रही हूँ। तो ये थे ग्राफ, ये साई वर्सेस आर हैं और ये साई स्क्वायर वर्सेस आर हैं। इन्हीं को अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो तो ये पॉजिटिव में शो करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव होंगे। आगे समझ, जहाँ पे भी ये इस एक्सिस को कट कर रहा है वहाँ पे नोड है और जहाँ पे भी ये टच कर रहा है वहाँ पे नोड है। तो अब बात करते हैं पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल समझ आ गया, अगर दो लॉज तुम्हें दिख रही थी वीडियो में, वही उन्हीं को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये न्यूक्लियस है और ये दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहीं पे न्यूक्लियस है, ये 10। अब पी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पता ही होगा इतना, तो एम की वैल्यू -1 +1 और 0 होती है, तो 3 होंगे, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब ये पी एक्स डिनोट क्या है, मतलब ये लोब्स होंगी, ये एक्स एक्सिस के ऊपर होंगी। ठीक है, एक्स से मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी पूरी की पूरी। वाई है मतलब ये वाई के ऊपर पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पी जेड है मतलब ये जेड एक्सिस होगी, ये बाहर की तरफ ऐसे सोच लो, तो ये जेड के ऊपर होगी। आगे इतना समझ। अब यहाँ पे देखो नोड्स की बात अगर करते हैं, अगर मैं इसको ऐसे कट करूँ यहाँ से, एक चाकू ले लो यहाँ से, और अगर इसको मैंने यहाँ से कट करना शुरू किया इस वाले प्लेन में, तो ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या उस चाकू के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन टकराएगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ये नोड है बीच में और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, नोड तो है और ये क्या हो गई, प्लेनर नोड। आगे समझ में, इसको अगर ऐसे कट करोगे तो कोई इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, इसलिए इसको क्या बोलने के, प्लेनर नोड। ऐसे कट करोगे तो सीधी सी बात है, इस लोब के अंदर से गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें मिलेंगे, तो ये नोड नहीं है, ये वाली नोड है। इसी तरह से इसको अगर ऐसे कट करो और इसको अगर तुम ऐसे कट करो जेड और एक्स में, तो क्या होंगे, प्लेनर नोड्स होंगे। अब इसमें अगर तुम्हें नोड्स काउंट करने हैं तो सेम वही फॉर्मूला, n-l-1 लगा लो, और l के बराबर क्या हो जाएगा, प्लेनर नोड्स हो जाएंगे, और n-1 कितने हो जाएंगे, टोटल नोड्स। अभी देखो p ऑर्बिटल में स्फेरिकल नोड्स तो होंगी नहीं, स्फेरिकल तो s ऑर्बिटल्स में थी, इसमें होंगे प्लेनर नोड्स, प्लेन बताया मैंने। तो प्लेनर नोड्स का फॉर्मूला था n-l-1। तो अगर मैं फाइंड आउट करूँ 2p के लिए कितनी नोड्स होंगी, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, -1 मतलब 0। 2p में कोई नोड नहीं होगी। आगे समझ, 3p का अगर मैं फाइंड करूँ तो उसमें क्या होगा, n-l-1, 3 -1 -1, तो ये हो गया 3 - 2 यानी कि 1, एक नोड होगी। इतनी सी बात समझ आ गई कि 2p में कोई नोड नहीं होगी और 3p में एक नोड होगी। इसी के अकॉर्डिंग अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अगर नोड्स का फॉर्मूला याद है ना, तो ग्राफ तुम आराम से बता सकते हो सिर्फ नोड्स कैलकुलेट करके ही। इसमें तो 4 नोड्स आ रही हैं तो हो ही नहीं सकता ऐसे, इसमें कोई नोड नहीं दिखा रहा है, 3s का हो नहीं सकता है। ठीक है, तो ये है साई वर्सेस आर, ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर, सेम जैसे एस ऑर्बिटल का किया था। अभी इसमें क्या है, ये वाला जो है सॉलिड लाइन जो है ये 2s का ग्राफ है, ये भी 2s का है, एक में ही बना दिया मैंने, और ये वाला है 3s का, ये है 3s का। डिफरेंस पता है ना साई और साई स्क्वायर का। तो साई का जब ग्राफ ड्रॉ करूँगी 2s का, तो उसमें कोई नोड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ से प्रोबेबिलिटी बढ़ी और ये कांस्टेंट लास्ट में जाके
अप्रोचिंग टू जीरो होती है, मतलब बिल्कुल जीरो के आसपास पहुंच जाती है, बट जीरो नहीं होती, टच नहीं करेगा यहाँ पे। अगर कहीं पे टच करके दे रखा है तो वो गलत है। और ये वाली नोड नहीं होगी, सेम है, क्योंकि न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो जीरो होनी है, उसको नोड नहीं बोलते। तो 2s का हो जाएगा ये सिंपल सा ग्राफ जिसमें कोई नोड नहीं होगी। अब 3s में क्या थी, एक नोड थी, तो ये ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे कट करेगा, इसको ये वाली पोजीशन है, इसको क्या बोल देंगे, नोड, और फिर ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह साई स्क्वायर का करेंगे तो बस डिफरेंस ये है कि नीचे नहीं जाएगा, ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। 2s का तो सेम ही आएगा, और 2p सॉरी ये है 2p 3p, तो ये 2p का है और ये है 3p का, p के लिए डिनोट किया है ये सारा। तो ये है साई स्क्वायर, तो 2p के लिए सिर्फ ऊपर ऊपर से रहेगा, और 3p के लिए एक नोड आनी है, तो यहाँ पे ये टच करेगा और फिर से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये है नोड। इन ग्राफ्स को अच्छे से याद कर लेना, लिख लेना नोटबुक में, क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं इनसे। तो अब जल्दी से डी ऑर्बिटल की शेप और देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी है। डी में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होंगे, एल की वैल्यू 2 होगी, तो -2 से +2 तक जाना है, और बीच में 0 आएगा, तो 5 आएंगे, तो 5 वैल्यूज के अकॉर्डिंग 5 ऑर्बिटल्स बन गए। अब इसमें क्या है, सबसे पहले करते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, ये वाले। इसमें क्या होगा, जो भी ये गिवन है एक्स और वाई है ना, तो एक्स और वाई इनके बीच में ये 4 लॉब्स बना दो, ये हो गया डी ऑर्बिटल। वाई जेड बनाना है, तो वाई और ये जेड एक्सिस ले लो, तो क्या होगा, वाई और जेड के बीच में लॉब्स आ गई हैं, तो डी वाई जेड। डी जेड एक्स का बनाना है, तो जेड तो रहेगा, और ये जेड और एक्स एक्सिस के बीच में लॉब्स बना दोगे, तो क्या हो गया, डी जेड एक्स। सिंपल है बहुत, बस इसमें ध्यान ये रखना, ये वाले 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनमें लॉब्स बीच में आती है, एक्सिस के ऊपर नहीं आती है, नॉन एक्सियल है ये। ठीक है, एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है। इसमें बात करते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स और वाई है, तो एक्स और वाई के ऊपर होगी इसकी लॉब्स, एक्स और वाई एक्सिस है, इनके ऊपर लॉब्स बना दो, वो हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सबसे यूनिक जो है वो है डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये जेड एक्सिस है, इसके ऊपर सिर्फ 2 लॉब होंगी, और ये क्या होगा बीच में, इसको कॉलर बोल देते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है चारों तरफ, इसको कॉलर या फिर नोड बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 लॉब्स होंगी। पूछ सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल होता है जिसमें सिर्फ 2 नोड होंगी, डी जेड स्क्वायर। और इसको अगर मैं कहूँ तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों से मिलके ये बनता है। ठीक है, तो ये हो गया डी ऑर्बिटल। बस शेप याद रख लेना, कौन सा एक्सिस पे आएगा कौन सा नहीं आएगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, इसको ध्यान रख लेना। आज के लिए इतना ही, तैयारी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।